हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो सभी। तो बच्चों, आज के लिए हम फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपके लिए 5 मिनट्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक पोर्शन लेके आए हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों, बिना समय गवाए हम आपसे बात कर लेते हैं कि आपके कोर्स में कितने यूनिट है। 5 यूनिट से यूनिट फर्स्ट का जो नाम है उष्मा गति की फर्स्ट, यूनिट सेकंड का नाम उष्मा गति की सेकंड, यूनिट थर्ड में 2 पार्ट है। पहला पार्ट का नाम रासायनिक साम्य है और दूसरे पार्ट का नाम प्रावस्था साम्य है। यूनिट 4 वैद्युत रसायन है जो फर्स्ट है, और यूनिट 5 क्या आपकी वैद्युत रसायन सेकंड है। तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में आपको सबको पता है कि आप पेपर देने जा रहे हैं, तो आपको आइडिया होगा कि आपके कौन कौन सी यूनिट आ रही है। चलिए बच्चों, तो यूनिट फर्स्ट से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको देखिए, यूनिट फर्स्ट उष्मा गति की फर्स्ट, जिसमें सेक्शन ए से रिलेटेड आपको पहले क्वेश्चन बता रहे हैं हम। सेक्शन ए से रिलेटेड, जैसे विलगी तंत्र किसे कहते हैं। अब आप सबको पता है कि विलगी तंत्र क्या होता है। वह तंत्र जो अपने परिवेश से न तो ऊर्जा का और न ही द्रव्य का विनिमय करता है, विलगी तंत्र कहलाता है। यानी कि ना तो, यानी कि परिवेश और द्रव्य के मध्य, परिवेश व निकाय के मध्य, परिवेश व निकाय के मध्य के मध्य के मध्य ना तो ऊर्जा का और न ही द्रव्य का विनिमय होता है, विनिमय होता है, विलगित तंत्र कहलाता है। विलगित तंत्र कहलाता है। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, आप सबको पता है विलगित तंत्र के बारे में। अब दूसरा है, जैसे उष्मा गतिकी का शून्यांक नियम लिखिए। आपको पता है उष्मा गतिकी के 4 नियम है। शून्यांक है, प्रथम है, द्वितीय है और तृतीय है। तो उष्मा गतिकी का जो शून्यांक नियम है, तो इसमें बताया जाता है कि यदि 2 वस्तुएं तापीय साम्य में है, यदि 2 वस्तुएं तापीय साम्य में है, तो उनमें उष्णता की मात्रा यानी कि ताप की मात्रा भी समान होगी। इनके अनुसार यदि 2 वस्तु हम रख लेते हैं ए तथा बी, किसी तीसरी वस्तु, जैसे ए और बी 2 वस्तुएं थी, उनके साथ कोई तीसरी वस्तु रख दी है। ये देखिए, ए तथा बी के साथ हमने कौन सी वस्तु रख दी, ये तीसरी वस्तु रख दी। और ये ए और बी सी के साथ क्या है, तापीय साम्य में है। तो ए तथा बी को एक साथ संपर्क में रखने पर भी ये भी क्या हो जाएगी, आपस में तापीय साम्य में हो जाएगी। ये भी आपस में क्या हो जाएगी बेटाओ, तापीय साम्य में हो जाएगी। यानी कि ए तथा बी वस्तुएं जब पृथक पृथक तीसरी सी वस्तु के साथ तापीय साम्य में है, तो ए और बी भी क्या होगी बेटाओ, तापीय साम्य में होगी। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप पढ़े, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये 100% आने की गारंटी वाला क्वेश्चन है। मात्रात्मक या विस्तीर्ण या मात्रा स्वतंत्र गुण, ये कुछ निकाय के तंत्र के गुण होते हैं, जिसमें आप समझ रहे होंगे कि कुछ गुण मात्रा पर निर्भर करते हैं, कुछ गुण मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे मात्रात्मक या विस्तीर्ण गुण एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बच्चे सुनिए, इसका मीन्स क्या होता है। वे गुण जो कि तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, तंत्र के मात्रात्मक गुण कहलाते हैं। बच्चों, मात्रात्मक गुण के एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे मैं आपसे कहूं आयतन है, जैसे मैं आपसे कहूं आयतन है, मैं आपसे कहूं द्रव्यमान है, मैं आपसे कहूं अणुओं की संख्या है, अणुओं की संख्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा है, उष्मा की मात्रा है, उष्मा धारिता है, एंट्रोपी है, आंतरिक ऊर्जा आदि है। लेकिन बच्चों, कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जो मात्रा स्वतंत्र होते हैं, जैसा आपको पता है कि मात्रा से निर्भर नहीं करते। यानी कि वे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, उनको हम मात्रा स्वतंत्र या इंटेंसिव प्रॉपर्टी यानी गहन गुण कहते हैं। ऐसे गुण कौन से हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा ताप। अब ताप ऐसा गुण है जिसमें आप चाहे 1 ग्राम पानी ले, चाहे 100 ग्राम या 1 ml पानी ले, जो 2 लीटर पानी ले, ताप दोनों का एक जैसा रहेगा। तो देखिए, ऐसे गुण किस किस में मिलेंगे, जैसे ताप के रूप में मिलेंगे, दाब मिलेगा, एक समान दाब लगेगा, सांद्रता रहेगी, सांद्रता रहेगी, घनत्व रहेगा, घनत्व है, शांता है, अपवर्तनांक है,
पृष्ठ तनाव है, बहुत सारे गुण होते हैं बेटा ऐसे जो आपको याद रखने हैं डायरेक्ट। पृष्ठ तनाव, ओके। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए, अनुत्क्रमणीय तत्व उत्क्रमणीय प्रक्रमों की तुलना कीजिए। तो देखिए उत्क्रमणीय प्रक्रम जो होते हैं अत्यंत धीमी गति से होते हैं, हम जानते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम, लेकिन अनुत्क्रमणीय प्रक्रम तीव्र गति से होते हैं, ये इसकी पहचान होती है। और जो उत्क्रमणीय प्रक्रम रहते हैं प्रत्येक क्षण यानी किसी भी क्षण माने तो अपने परिवेश के साथ साम्यावस्था में रहते हैं। आपको पता है कि उत्क्रमणीय की पहचान डबल एरो से होती है, जिसमें क्या होता है प्रत्येक क्षण वो अपने परिवेश के साथ क्या रहता है, साम्यावस्था में रहता है। लेकिन अनुत्क्रमणीय प्रक्रम जो होते हैं हमेशा पूर्णता की ओर अग्रसर होते हैं। और देखिए ये जो प्रक्रम होते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम, इन प्रक्रमों से अधिकतम कार्य प्राप्त किया जा सकता है। कितना? अधिकतम। जबकि अनुत्क्रमणीय जो प्रक्रम होते हैं उनसे कार्य की मात्रा कम प्राप्त होती है। तो बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चक्रीय प्रक्रम किससे कहते हैं? देखिए ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, आपने नाम सुना होगा, प्रक्रमों के नाम सुना होगा। चक्रीय प्रक्रम है, समतापीय प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम है, रुद्धोष्ण प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम। यानी कि चक्रीय का मतलब क्या होता है, कोई तंत्र है जो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरकर अपनी अगर प्रारंभिक अवस्था में लौट के आ जाता है तो वो एक चक्रीय प्रक्रम बनाता है। यानी कि यदि कोई तंत्र अथवा अवस्था परिवर्तनों की श्रृंखला में से गुजरते हुए पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो वह प्रक्रम क्या कहलाता है बेटा? चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया अधिकतम कार्य क्या होता है? मतलब आपको केवल इसका क्या बताना है, केवल इसका मान बताना है कि अगर आप अधिकतम कार्य कर रहे हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम में तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या आता है, डब्ल्यू मैक्स का मान क्या आता है? तो मैक्स का मान क्या होता है सभी बच्चे जानते होंगे, डब्ल्यू मैक्स इक्वल टू होता है -2.303 एनआरटी log P1 अपॉन P2। अगर ये P1 अपॉन P2 है, अगर इसको आप जानते हैं कि B1 अपॉन B2 या B2 अपॉन B1 के रूप में लिखेंगे तो बॉयल के नियम के अनुसार जानते हो आप सभी कि P1 अपॉन P2 बराबर क्या होता है, B2 अपॉन B1। तो आप P1 अपॉन P2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, B2 अपॉन B1 भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि आंतरिक ऊर्जा किसे कहते हैं? तो देखिए बच्चों आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? एक तंत्र में उपस्थित पदार्थ की अणुओं की स्थानांतरण, घूर्णन तथा कंपन गतियों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा है तथा उपस्थित इलेक्ट्रॉन एवं नाभिकों की ऊर्जा को सम्मिलित रूप से तंत्र की आंतरिक ऊर्जा अतः अंतर्निहित ऊर्जा कहते हैं, जिसको ई से बताते हैं। तो आपको केवल डेफिनेशन लिखनी बेटा। डेफिनेशन में क्या याद रखना है, ये बहुत सारी ऊर्जा है, कंपन ऊर्जा ये, स्थानांतरण ऊर्जा ये, घूर्णन ऊर्जा ये, इलेक्ट्रॉन की अपनी अक्ष पर ऊर्जा है, नाभिकों की ऊर्जा है, इन सबको सम्मिलित रूप से हम क्या बोल देते हैं, आंतरिक ऊर्जा बोलते हैं। तंत्र की एंथैल्पी या पूर्ण उष्मा किसे कहते हैं? देखिए किसी तंत्र की जो एंथैल्पी होती है ना उसमें निहित कुल ऊर्जा होती है। किसी तंत्र की एंथैल्पी उसमें निहित कुल ऊर्जा होती है जो कि आंतरिक ऊर्जा तथा दाब आयतन ऊर्जा के योग के बराबर होती है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इसके लिए, H बराबर E प्लस PV। यानी कि किसी तंत्र की एंथैल्पी, ये जो H है ये एंथैल्पी है, ये किसी भी तंत्र की एंथैल्पी है, ये उसमें निहित कुल ऊर्जा होती है जो कि किसके तुल्य होती है, आंतरिक ऊर्जा E के तुल्य, और दाब आयतन की गुणनफल तथा दोनों के योग के बराबर होती है। ओके गाइज, सिंपल सी बातें हैं ये सभी, और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। उष्माधारिता, आप सबको पता है कि उष्माधारिता क्या होती है, किसी भी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा, उस पदार्थ की क्या कहलाती है, उष्माधारिता। आपको पता है C बराबर Q अपॉन डेल्टा T या dt से ये फॉर्मूला आया है। अगर किसी भी पदार्थ का ताप आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं, यानी कि dt का मान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, तो C बराबर क्या होगा, Q हो जाएगा। अवशोषित उष्मा निकाय द्वारा जो होती है वही उष्माधारिता हो जाती है, वही क्या कहलाती है बेटा, उष्माधारिता कहलाती है। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा होगा, व्युत्क्रम ताप किसे कहते हैं? व्युत्क्रम ताप आपने नाम सुना होगा सभी ने, ठीक है। देखिए वह ताप जिस पर μJT का मान 0 हो जाता है
वह ताप जिस पर म्यू जेटी का मान शून्य हो जाता है उसे व्युत्क्रम ताप कहते हैं। व्युत्क्रम इनवर्स टेम्परेचर किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर म्यू जेटी का मान शून्य होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम ताप बोलते हैं। ठीक है, या वह ताप जिस पर म्यू जेटी अपना चिन्ह बदलता है, यानी कि अर्थात म्यू जेटी का मान शून्य हो, वह ताप क्या कहलाएगा? व्युत्क्रम ताप कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों, आप याद रखिएगा। चलिए, ये छोटा सा सेक्शन था, सेक्शन ए। चलिए अगले पेज पे चलते हैं और देखिए यूनिट नंबर 1 फिजिकल केमिस्ट्री 5 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीपी व सीबी में संबंध, मेयर संबंध जिसको बोलते हैं, इसको आपको सिद्ध करके बताना है। इसका पूरा डेरिवेशन करवा रखा है। बस इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, सीपी और सीबी की वैल्यू को याद रखना है और सीपी और सीपी माइनस सीबी बराबर आपको आर करना है। इसके लिए स्थिर दाब पर उष्माधारिता और स्थिर आयतन पर उष्माधारिता का आपको संबंध बताना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि Cp बराबर तो क्या होता है? डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष एंथैल्पी में परिवर्तन को अपन Cp बोल देते हैं। जबकि यही बात Cb के लिए बोली जाती है तो Cv इक्वल टू क्या होता है? डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट बी होता है। स्टूडेंट्स, ये दोनों मान जब निकल जाते हैं तो आप इसमें एक थर्मोडायनेमिक रिलेशन निकाल सकते हैं। इन दोनों को Cp माइनस Cv कर देना और ये दोनों वैल्यू पुट कर देना Cp माइनस Cv, और एक जो इक्वेशन आएगी इसमें H की वैल्यू आपको रखनी है। H बराबर क्या वैल्यू पुट करनी है? E प्लस PV की वैल्यू पुट करनी है और इसका स्थिर दाब पर T के संदर्भ में अवकलन करना है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने की संभावना बहुत रहती है और आता भी रहता है क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान क्या होता है? शून्य होता है। जैसा कि आपने देखा होगा म्यू जेटी बराबर 0 होता है। ये आपको आदर्श गैस के लिए बताना है। तो इसमें आपको स्टार्टिंग कहां से करनी है? आपको स्टार्टिंग करनी है म्यू जेटी बराबर, इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है, सिद्ध कीजिए वाले क्वेश्चन की स्टार्टिंग। आपको पता है म्यू जेटी बराबर क्या होता है? -1/Cp डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। यहाँ से आपको एक स्टार्टिंग करनी है जिसमें वही H की वैल्यू पुट कर देनी है, H बराबर E प्लस PV। जिसके बाद में आपको पता है कि आदर्श गैस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, वो क्या होता है? 0 होता है। इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए ये डेरिवेशन आपको सोल्व करना होगा बेटा आदर्श गैस के लिए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। जूल थॉमसन गुणांक पर टिप्पणी लिखिए। देखिए जूल थॉमसन गुणांक पर टिप्पणी से क्या तात्पर्य है? आपको जूल थॉमसन गुणांक नहीं, जूल थॉमसन प्रभाव। अगर प्रभाव पर बात आती है तो आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा, टिप्पणी लिखना है। यानी कि इसमें आपको क्या करना है? एक तो रुद्धोष्म अवस्था में यदि गैसों को एक सरंध्र डॉट से होकर उच्च दाब से निर्वात या निम्न दाब की ओर प्रवाहित किया जाता है तो गैस के ताप में कमी हो जाती है। यह प्रभाव क्या कहलाता है? जूल थॉमसन प्रभाव या शीतलन प्रभाव कहलाता है। जूल थॉमसन प्रभाव का अनोदर नेम क्या है बच्चों? शीतलन, कूलिंग इफेक्ट भी होता है, शीतलन प्रभाव भी होता है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो आपसे शीतलन प्रभाव पूछे चाहे जूल थॉमसन प्रभाव पूछे, यानी कि डेल्टा टी तापमान में कमी या दाब में कमी, तो तापांतर में भी कमी होगी। ये बात लिखने के बाद में आपको पूरा जूल थॉमसन प्रयोग का जो डायग्राम होता है, सरंध्र डॉट वाला, 2 पिस्टन लगे रहते हैं, ठीक है, T1 T2 थर्मामीटर लगा रहता है। इसमें आपको सिद्ध ये करना है कि H2 माइनस H1 बराबर क्या होता है? 0 हो जाएगा, डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा? 0। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किरकोप नियम पर टिप्पणी लिखिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, अक्सर आया हुआ क्वेश्चन है। किरकोप नियम सुना होगा आप सबने, किरचॉफ नियम या किरकोप नियम, इस पर आपको क्या लिखनी है? टिप्पणी लिखनी है। और ये देखिए ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक में हम अगर देखते हैं तो मोस्टली बात किसको एक्सप्लेन करती है? किरकोप के नियम की अगर हम डिस्कशन करें आपसे तो किरकोप नियम के बारे में जब आप समझेंगे
तो मुख्यतया किसकी अवधारणा बताई जा रही है, किससे रिलेटेड है ये, अभिक्रिया उष्मा से संबंधित टॉपिक होता है ये। और इस टॉपिक में आपको पूरा डेरिवेशन करवाया जाता है बेटा। तो ये डेरिवेशंस आपको करवा रखा होगा, आप देखिएगा, किरचॉफ से संबंधित है, ठीक है। तो आप इस डेरिवेशन को जरूर करें, बहुत अच्छा है, ओके। और ऐसे ही हम हेस का नियम क्या है, इसके दो अनुप्रयोग लिखिए। देखिए ये दोनों उष्मा रसायन से संबंधित है। हेस का नियम आपने सुना होगा, हेस का नियम, तो हेस का नियम है। और इधर से आपके लास्ट में है वास्तविक गैसों के लिए म्यू जेटी। ये क्वेश्चन बहुत धमाके से पूछा जाता है। म्यू जेटी बराबर 1/Cp 2a/RT माइनस बी। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। इस क्वेश्चन को बेटाओ आपको सोल्व करके ही जाना है। म्यू जेटी 100% इम्पोर्टेंट होता है और यहाँ से तो क्वेश्चन एवरी ईयर आया हुआ है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी कैटेगरी का एक क्वेश्चन बनता है और इस ऐसे क्वेश्चनों को आप सोल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, ओके बेटाओ। तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर देखें, ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं, ये किरचॉफ नियम आप एक बार देख लीजिएगा। किरचॉफ नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी थी। हेस का नियम क्या है, हेस के नियम से रिलेटेड आपको बात लिखनी है। ये दोनों बातें आपको नोट्स में पूरी करवा रखी होगी, क्योंकि डेरिवेशंस होते हैं बेटा, डेरिवेशंस इसमें हम करवा नहीं सकते, लेकिन एक बार आप डेरिवेशन को समझोगे तो आपको डेरिवेशंस जरूर समझ में आएंगे। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताएं। तो देखिए आपको किरचॉफ समीकरण में तो डेल्टा E2 बराबर डेल्टा E1 प्लस डेल्टा CV T2 माइनस T1 अलग अलग समीकरणें बता रखी है। कम से कम इसके 3-4 रूप मैंने बताए थे समीकरणों के, ठीक है ना। तो आप इन समीकरणों को आप सोल्व करिएगा, जिसमें आपको बताना है कि डेल्टा H बराबर HB माइनस HA होता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एंथैल्पी या अभिक्रिया उष्मा पर ताप का प्रभाव समझाइए। एंथैल्पी या अभिक्रिया उष्मा पर ताप का प्रभाव समझाइए। ये जो किरचॉफ का क्वेश्चन है बेटा, ये किस तरीके से भी आ सकता है, अभिक्रिया उष्मा पर ताप का प्रभाव समझाइए। अभिक्रिया उष्मा पर ताप का प्रभाव समझाइए, ऐसे भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ताप का प्रभाव समझाइए। ऐसे स्टूडेंट्स हेस का नियम जैसा आपने सुना होगा, हेस का नियम बहुत सिंपल है। अगर कोई भी जैसे बहुत सारी अवस्थाओं से गुजर कर या गुजरता है तो उसमें एंथैल्पी परिवर्तन उतना ही होता है जो एक अवस्था में कोई गुजरता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, हेस का नियम बोल देते हैं। जैसा आपने पढ़ा होगा हेस के नियम में कि ऐसे भी आपको जाना है, ऐसे भी आपको जाना, ऐसे भी जाना था, लेकिन आप इसके लिए ऐसे सी गए, पहले सी से डी गए, डी से फिर क्या गए, बी गए। और ऐसे बी में जो डेल्टा एच परिवर्तन होता है, सपोज करें ऐसे सी में डेल्टा H1 है, सी से डी में डेल्टा H2 है और डी से बी में डेल्टा H3 है। तो ये जो डेल्टा H होगा ये किसके तुल्य होगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। तो ऐसे हेस का नियम आप बता सकते हैं। और देखिए एप्लीकेशन अनुप्रयोग की जब हम इसमें डिस्कशन करते हैं तो हम बहुत सारी बातें यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर आपसे कहे तो यहाँ से आप संवहन उष्मा, संक्रमण उष्मा आदि बोर्न-हेबर चक्र की मदद से आप ज्ञात कर सकते हैं। बोर्न-हेबर चक्र की मदद से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके 2 एप्लीकेशन याद रख लेना, एक तो संवहन उष्मा, संक्रमण उष्मा, और चाहे तो आप इलेक्ट्रॉन बंधुता भी ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 एप्लीकेशन प्रॉपरली आप सभी बच्चे इसमें ध्यान रखें, ओके गाइज। तो स्टूडेंट्स देखिए अब ये 5 मार्क्स से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए। चलिए अब इसमें 10 मार्क्स से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। एक तो जूल थॉमसन प्रभाव की व्याख्या करनी और वांडरवाल समीकरण की सहायता से जूल थॉमसन गुणांक का यानी कि म्यू जेटी का परिकलन आपको पूरा करना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको, मैंने आपको जूल थॉमसन प्रभाव से रिलेटेड बताई दी बातें आपको। दूसरा क्वेश्चन है निम्न को समझाइए, जैसे उदासीनीकरण उष्मा है,
आपको पता है उदासीनीकरण उष्मा क्या होगा? 1 मोल अम्ल और 1 मोल आपने क्या लिया, क्षार लिया, और उनकी प्रक्रिया से 1 मोल क्षार और 1 मोल अम्ल मिलाने पर जो लवण और जल बनता है, तो उसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण उष्मा का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से बहुत सारी उष्माएं हैं जो आपने पढ़ी होगी। ऐसे ही बेटा जूल के नियम द्वारा वास्तविक गैसों के लिए डेल ई अपॉन डेल वी टी का मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? जूल के नियम द्वारा। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। देखिए ये सेकंड वाला जूल के नियम द्वारा है, जूल के नियम द्वारा, और ऊपर वाला जोल थॉमसन वाला है। ऐसे बंद ऊर्जाओं की कोई दो उपयोगिता बताइए। देखिए बंद ऊर्जा जानते हैं, एक मूल पदार्थ के अणुओं में कोई बंद विशेष को तोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा बंद ऊर्जा कहलाती है। जैसे Cl2 को तोड़ना है तो 243 किलो जूल चाहिए, HCl को तोड़ना है तो 24.6 किलो जूल चाहिए। ऐसी औसत बंद ऊर्जा होती है, जैसे मेथेन में कार्बन हाइड्रोजन की जो औसत बंद ऊर्जा होती है वो 416.17 होती है बेटाओ। एप्लीकेशन अगर पूछे आपसे जैसे बंद ऊर्जाओं की एप्लीकेशन क्या क्या है, तो अभिक्रिया उष्मा का परिकलन किया जाता है, अभिक्रिया उष्मा ज्ञात की जाती है। दूसरा संभवन उष्मा यहाँ से ज्ञात की जाती है, जिसको विरचन के एंथैल्पी बोलते हैं। और अनुनाद ऊर्जाओं का निर्धारण करते हैं। ये 3 शब्द आप इसमें से याद रखिएगा। ये बंद ऊर्जाओं की 2 उपयोगिता की जगह मैंने आपको 3 उपयोगिता बता दी। इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, 100% आप यहीं से पूरे कवर करेंगे। और ये 1 ईयर के लिए क्वेश्चन नहीं है, सभी ईयर के लिए, यानी कि मेरा मीन्स ये कि आने वाले समय में भी ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बने रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, मैं आपको सभी 5 यूनिट के छोटे छोटे 20-20 मिनट के वीडियो बना के दे रहा हूँ। आप उनको एक बार पढ़ के देखिए, समझिए, और जो टॉपिक आपको समझ में आता है प्लीज़ आप उनको एक बार जस्ट रिवीजन में लीजिए। और यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो, क्योंकि परसों आपका पेपर है तो आप पेपर देंगे और भी बच्चे इनसे लाभान्वित होंगे, तो बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा सभी बच्चों को। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।